हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है। इसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ है। मतलब ये आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के विकास के बारे में, मतलब पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के अंदर, प्रारंभिक स्थिति के अंदर हम देखें तो पृथ्वी जो है एक चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। मतलब ये कि हमारी पृथ्वी कैसी थी, चट्टानी थी और बहुत ही ज्यादा गर्म थी और यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता था। और फिर देखें तो इसका अगर वायुमंडल की बात करें, शुरुआती क्षणों के अंदर या शुरुआती समय की बात करें तो इसका जो वायुमंडल था, अभी प्रेजेंट टाइम पे वायुमंडल में देखें तो आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, 21%, 20 पॉइंट और कुछ परसेंट या 21% ऑक्सीजन की मात्रा है और 78 पॉइंट और कुछ आपके नाइट्रोजन की परसेंट मौजूद है। लेकिन अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो उस जमाने में, जब उस समय की बात करूं जब पृथ्वी बन रही थी, उस टाइम पे वायुमंडल बिल्कुल हल्का था। ठीक है, और यहां पर जो गैस थी वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ था वायुमंडल, जब आपका पृथ्वी बन रहा था। फिर बाद में पता नहीं कौन सी घटना घटती है, ये तो उस जमाने में हम भी नहीं थे और ना ही कोई वैज्ञानिक था जो पता लगा पाया। लेकिन अनुमान तय कुछ ऐसी घटना तो जरूर घटी होगी जिससे हमारी पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गई और बहुत सारा मीठा पानी आ गया और जीवन अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध हो गया। तो ऐसी स्थिति कौन सी थी उसके बारे में आपको बताऊंगा। वैज्ञानिकों ने इसको समय के अकॉर्डिंग खोज की और हमको स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बारे में, कैसे इनका जन्म हुआ है, क्योंकि ये सारी चीजें, स्थल, जल और वायु, ये सारी चीजें आपकी पृथ्वी पर मौजूद है। तो किस प्रकार से पृथ्वी का विकास हुआ है, पृथ्वी का उद्भव हुआ है, उसी पर ये टॉपिक अपना है। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का उद्भव। तो सबसे पहले तो आपको पहली लाइन आपको यही लिखनी है कि भाई हमारी जो पृथ्वी है शुरुआत के अंदर चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। ठीक है, इसको लिखेंगे, प्रारंभ में हमारी पृथ्वी कैसी थी, चट्टानी थी, मतलब चट्टान मौजूद थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। व गर्म के साथ चट्टानी, चट्टानी तो थी, गर्म थी और साथ में बिल्कुल कोई कोई एक छोटा सा जीव भी निवास नहीं करता था। वह वीरान ग्रह थी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी की पहली विशेषता शुरुआती समय में। ठीक है, अब इसके बाद में वायुमंडल की बात कर लेते हैं, जिसका वायुमंडल विरल, विरल का मतलब होता है हल्का। वह हाइड्रोजन व हीलियम गैस उपस्थित थी। ठीक है, मतलब हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल था बहुत ही हल्का था, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में हीलियम, हीलियम गैस से आपका वायुमंडल बना हुआ था शुरुआती समय में। ठीक है, बाद में पृथ्वी पर ऐसी घटना घटी कि पृथ्वी सुंदर ग्रह में बदल गई, जहां बहुत सा पानी आ गया, व जीवन अनुकूल वातावरण बन गया। समझ में आई बात? मतलब हमारी पृथ्वी चट्टानी थी, गर्म थी, वीरान थी शुरुआती समय में जब पृथ्वी बन रही थी। वायुमंडल विरल था हाइड्रोजन हीलियम की वजह से। बाद में ऐसी घटना घटती है कि हमारी पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल जाती है, बहुत सारा पानी भी आ जाता है और जीवन अनुकूल वातावरण भी बन जाता है। ऐसी स्थिति हमारी पृथ्वी की थी। आज से 460 करोड़ साल के दौरान पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। वो कैसे हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। यहां पर एक लाइन बना के छोड़ देंगे। आज से 460 करोड़ साल पहले किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है,
पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई जानेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल कैसे बना, हमारी पृथ्वी पर पानी कहां से आया, हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल है उस पर पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वो सारी चीजें हमारे पृथ्वी के उद्भव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो मैंने थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में बता दिया कि भैया हमारी पृथ्वी ऐसी कंडीशन में थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं आगे। तो हमारी पृथ्वी जो थी वो एक परतदार है। आज भी अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है, परतदार है। वायुमंडल का बाहरी छोर से लेकर पृथ्वी के क्रोड़ तक आप चले जाइए, पदार्थ जो मिलेंगे आपको, पदार्थ वो एक समान नहीं मिलते हमारी पृथ्वी के ऊपर। वायुमंडलीय पदार्थों की बात करें तो घनत्व सबसे कम पाया जाता है, और पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी जितनी भी विशेषताएं होती है सबकी अलग अलग होती है। चाहे आप कोयले को देख लीजिए, लोहे को देख लीजिए, सोने को देख लीजिए, सबके पदार्थों की स्थिति, उनकी विशेषता अलग अलग है। तो मतलब ये कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो भीतरी भाग देखिए अनेक परतों में बटा हुआ है। कई मंडल मौजूद है हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ऐसे कई मंडलों की संरचना बनी। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, अब उसकी भी बात करेंगे, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल की बात करेंगे। इसमें आपको थोड़ी सी विशेषताओं के अंदर पृथ्वी के उद्भव के अंतर्गत आपको एक लाइन और जोड़नी है। क्या? पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है, परतदार है, मतलब परतों के अंदर पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, इसके साथ में परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड़ का मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी का बीच वाला भाग। ये हमारी पृथ्वी जब बनी थी तो सबसे पहले क्रोड़ बना, उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है, अगर बात करें तो पृथ्वी की संरचना की, तो परतदार है। वायुमंडल का बाहरी छोर देख लीजिए और पृथ्वी का क्रोड़ देख लीजिए। यहां पर जो भी आपको पदार्थ मिलेगा वो एक समान नहीं है। ठीक है, क्रोड़ में जो भी पदार्थ है वह एक समान नहीं है। ठीक है, पदार्थों की असमानता आपको इस पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। जैसे कि आपके वायुमंडलीय पदार्थों की बात करें, वायुमंडलीय पदार्थ जो है, पदार्थ के घनत्व कम है। ठीक है, आपका वायुमंडलीय पदार्थ, उसका घनत्व आपको सबसे कम मिलेगा, और पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं उनकी विशेषताएं भी आपको क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। ठीक है, वे पृथ्वी पर उपस्थित सभी पदार्थों की विशेषताएं अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आपको बेस बताया कि भाई पृथ्वी जो है एक चट्टानी ग्रह है, वीराना ग्रह है, गर्म है, हाइड्रोजन हीलियम से तो वायुमंडल बना हुआ है। फिर बाद में क्या परिवर्तन होता है, क्यों होता है कि पानी आ जाता है बहुत सारा और जीवन अनुकूल वातावरण भी बन जाता है। ठीक है ना, और हमारी पृथ्वी जो है वो परत जो बनी है वो परतदार है, परतों में है पृथ्वी की संरचना। उसका बाहरी छोर वायुमंडल का, और पृथ्वी के क्रोड़ तक आप चले जाइए, बीच में चले जाइए, आपको एक समान पदार्थ नहीं मिलेंगे, असमानता पदार्थों में मिलेगी आपको। वायुमंडलीय पदार्थों का घनत्व सबसे कम मिलता है। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पदार्थ आपको मिलेंगे उनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं आपको मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोना और कोयला, लोहा, तीनों की विशेषताएं अलग अलग है। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं विकास की बात करूंगा। ये तो थोड़ा सा मैंने पृथ्वी के उद्भव के बारे में बताया कि शुरुआती दौर पर ये प्रारंभ की स्थिति है। ठीक है, प्रारंभ स्थिति की बात करता हूं मैं, जो मैंने आपके सामने बता दी है कि ऐसी स्थिति थी। अब मैं प्रारंभिक स्थिति की बात करूंगा जिसके अंदर हमारा स्थलमंडल बना, जलमंडल बना और वायुमंडल बना। ये तीनों ही प्रारंभिक स्थिति के अंदर कैसे बना। आज तो आप देखते हो, अभी आपसे मैं पूछूं कि हमारी पृथ्वी के कितने भागों में बांटा है तो आप बोल दोगे
कि भैया हमारी पृथ्वी को स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल में बांटा गया है। ठीक है, तीन मंडल होते हैं मुख्यतः, स्थल, जल और वायु। ठीक है, अब ये बने कैसे, इनका निर्माण कैसे हुआ है भाई, स्थल मंडल कैसे बना है, ठीक है ना, ये परतों में कैसे डिवाइड हुआ है, ये पदार्थ कैसे बने हैं, ठीक है, और फिर बाद में जल मंडल कैसे बना, ये इतने बड़े बड़े महासागर कैसे बन गए, नदियां कैसे बन गई। वायुमंडल की बात करें तो ये ऑक्सीजन कहां से आ गई, नाइट्रोजन कैसे बनी, वाष्प कैसे बने, तो उसकी हम बात करेंगे, तीनों टॉपिकों की बात करेंगे जो कि आपके पृथ्वी के उद्भव मतलब पृथ्वी के विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक डाल दीजिए, क्या पृथ्वी की परतदार मंडल या कहें पृथ्वी को परत और मंडलों के अंतर्गत संरचनाओं में बांटा गया है, वो कितने भाग है उसकी हम बात करेंगे, ये टॉपिक डालेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक डाल दिया मैंने, पृथ्वी की परतदार संरचना व मंडलों का विकास कैसे हुआ है उसकी हम बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी की परतदार संरचना की बात करें या फिर मंडलों की बात करें तो मुख्यतः तीन मंडल है आपके सामने। पहला स्थल मंडल, तो सबसे पहले हम स्थल मंडल के विकास की बात करेंगे। स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ है देखेंगे। सेकंड नंबर पे जो है वो आता है कौन सा, वायुमंडल, वायुमंडल का विकास। और फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे जल मंडल, जल मंडल का विकास। और इन तीनों का जब हम वर्णन करेंगे तो ये आपके तीनों बिंदु आपके पृथ्वी के उद्भव से संबंधित हो गया, पृथ्वी के विकास से संबंधित हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्थल, वायु और जल से मिलकर बनी है, तभी तो पृथ्वी का विकास हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहला बिंदु हम डाल लेंगे स्थल मंडल का विकास। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक डाल दिया मैंने, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ देखते हैं। देखिए अगर हम पुराने समय में जाएं, प्रारंभ की स्थिति जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो प्रारंभ में हमारी पृथ्वी या फिर हम कहें एक ग्रह का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ग्रहों के निर्माण के बारे में कि छोटे छोटे ग्रहाणु जब आपस में मिलते हैं तो एक पिंड बनता है, और पिंड की आकृति जब बढ़ जाती है तो वो आपके ग्रहों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में जितने भी ग्रहाणु और जितने भी पिंड बने हैं वो हल्के घने पदार्थों के मिलने से बने। ठीक है, बाद में जितने भी ग्रहाणु जब बन जाते हैं तो वो सारे ग्रहाणु जब आपस में मिलने लगते हैं एक जगह तो ग्रह बन जाते हैं। इन ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने के अंदर कौन सा बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आई बात, मतलब ये कि देखो क्या होता है कि ग्रहाणु क्या होते हैं, ग्रहाणु गैस और धूल के कण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रहाणु ये बन गया, एक ग्रहाणु ये बन गया, एक ग्रहाणु ये, एक ग्रहाणु ये, इस तरीके से ग्रहाणु बन गए। फिर ये जब आपस में एक जगह मिल जाते हैं तो एक बड़ा क्या बन जाता है, पिंड बन जाता है। क्या बन जाता है, पिंड। जैसे मान लीजिए एक पिंड आपका ये बन गया इन ग्रहाणुओं की मदद से, फिर आपका ऐसा एक पिंड यहां बन गया। अब जब ये और ये पिंड आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पिंड बन जाता है। इसी पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह का निर्माण। इस तरीके से ग्रह बने, और ये जो आपस में खींचे चले जाते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ग्रहाणु और पिंडों को मिलाने में एक जगह गुरुत्वाकर्षण बल एक मुख्य बल होता है जिसकी वजह से ये आपस में खींचे चले आते हैं। ठीक है, ग्रह बन गए। अब होता क्या है कि जब ये ग्रहाणु इकट्ठा होकर जब एक पिंड बन जाता है तो उसमें तापमान, ऊष्मा बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो पिंड है, ये पिंड जो बना है, इस पिंड के ऊपर जितने भी पदार्थ है वो गलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है ये पूरी द्रव्य अवस्था में चली जाती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, पृथ्वी द्रव्य अवस्था में जब जाती है तो होता क्या है, इस पृथ्वी के ऊपर हल्के भी पदार्थ है और भारी पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में है पृथ्वी तो हल्के पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम होता है वो तैरते हैं, हल्का है तो वो तो ऊपर रह गए। लेकिन जो भारी पदार्थ थे जैसे कि लोहा, वो वजनदार थे तो वो पृथ्वी के कोड़ में जाके, क्रोड़ जो होता है उस क्रोड़ में जाके जम जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में जब हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाती है तो पृथ्वी
के ऊपर भूपर पट्टी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हल्के पदार्थ और भारी पदार्थों का जो छटनी होता है उसको बोलते हैं विभेदन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, विभेदन की प्रक्रिया। तो इस तरीके से स्थलमंडल बना। उसकी और हम बात करेंगे स्थलमंडल की, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बता देता हूं, ठीक है, कि इसको लिखना कैसे है, आपको किस तरीके से आपको बनाना है इसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहली लाइन आपको स्थलमंडल में क्या लिखना है, सबसे पहली लाइन में लिखना है कि आरंभ या प्रारंभ स्थिति के अंदर, प्रारंभ में ग्रहाणु व अन्य पिंड, ठीक है, जितने भी ग्रहाणु थे और जितने भी पिंड थे, ठीक है, ये घने व हल्के पदार्थों से बने हैं। आगे बात समझ में, हल्के पदार्थों से बने हैं, आपस में मिलने से बनने, ठीक है। या लिखिए ग्रहाणु व अन्य पिंड ये घने व हल्के पदार्थों के मिलने से बने हैं, ठीक है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब आगे सुनिए, प्रारंभ की स्थिति के अंदर हुआ क्या कि जितने भी सभी ग्रहाणु जो बने थे वो इकट्ठा होके और एक ग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है। बाद में सभी ग्रहाणु इकट्ठा होकर ग्रह में बदल गया, ठीक है। अब जितने भी ग्रहाणु आपस में मिले और एक बहुत बड़ा पिंड बन गया जिसको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब आगे लिखिए क्या, इन ग्रहाणुओं के मिलने में गुरुत्व आकर्षण बल का प्रमुख योगदान है। अब देखिए, एक ग्रह के बनने के अंदर ग्रहाणु की इंपॉर्टेंस ही है। जितने भी ग्रहाणु बनते हैं जो कि धूल के अंदर पदार्थ होते हैं ग्रहाणु, ये जब छोटे छोटे ग्रहाणु जब बन जाते हैं और जब ये आपस में एकत्रित होते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है यही वो बल है जिसकी वजह से सारे ग्रहाणु आपस में मिलते हैं, फिर एक पिंड बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, इन सभी ग्रहाणुओं के मिलने से हुआ क्या, बहुत ज्यादा तापमान। भाई आपके इन सभी ग्रहाणुओं के मिलने से क्या बन गया, पिंड बना, व पिंड में बहुत अधिक क्या पैदा हुआ, तापमान। भाई जब आपके ग्रहाणु एक जगह मिलके और एक पिंड बना तो इस पिंड के अंदर बहुत अधिक मात्रा में तापमान व ऊष्मा क्या हुई, उत्पन्न हुई, हो गई उत्पन्न। अब देखिए, हमारी पृथ्वी तापमान और ऊष्मा की वजह से कौन सी कंडीशन में चली गई, लिक्विड फॉर्म में चली गई। या मतलब ये कि सारे पदार्थ जो पृथ्वी पे थे वो गल गए, पिघल गए, ठीक है। और पृथ्वी हमारी कौन सी अवस्था में चलेगी, द्रव्य अवस्था में चली गई, ठीक है। तापमान व ऊष्मा के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थ गलने व पिघलने लगे व पृथ्वी कौन सी अवस्था में चला गई, द्रव्य अवस्था में चली गई, ठीक है। अब जब पृथ्वी द्रव्य अवस्था में चली गई तो अब इस पृथ्वी के ऊपर पदार्थ भी थे, हल्के पदार्थ भी थे और भारी पदार्थ भी थे। जो हल्के पदार्थ थे जैसे कि एल्यूमिनियम, वो तो ऊपर रह गए, और जो भारी पदार्थ थे वो कहां चले गए, पृथ्वी के क्रोड़ में चले गए। और फिर पृथ्वी ठंडी हो जाती है और एक भूप्रपट्टी का निर्माण हो जाता है, इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। पृथ्वी जब द्रव्य अवस्था में थी तो पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों का विभेदन, मतलब छटनी, ठीक है, विभेदन प्रारंभ हो जाता है। हल्के पदार्थ जैसे कि एल्यूमिनियम ऊपर
व भारी पदार्थ जैसे कि लोहा पृथ्वी के क्रोड में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। बोलिए आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि हुआ क्या कि भाई जब हमारी पृथ्वी, अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए ढंग से। प्रारंभ में ग्रहाणु और अन्य पिंड घने हल्के पदार्थों से बने मिलने से, बाद में सारे सभी ग्रहाणु एक जगह इकट्ठे हुए और ग्रह बन गया। ग्रहाणुओं के मिलने में गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य होता है। सभी ग्रहाणुओं के मिलने से पिंड बना और पिंड में बहुत अधिक तापमान और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तापमान और ऊष्मा के कारण पृथ्वी पे उपस्थित जितने भी पदार्थ होते हैं वो गलने लगते हैं और पिघलने लगते हैं। पृथ्वी कौन सी अवस्था में चली जाती है, द्रव्य अवस्था में चली जाती है। पृथ्वी जब द्रव्य अवस्था में थी तो पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थों का विभेदन प्रारंभ हो जाता है, मतलब छटनी होना शुरू हो जाता है। तो हल्के पदार्थ जैसे कि एल्युमिनियम वो तो ऊपर तैरने लगते हैं और भारी पदार्थ जैसे कि लोहा वो पृथ्वी के क्रोड़ में जाकर जम जाते हैं। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आ गई। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारी पृथ्वी क्या होने लगती है, ठंडी। ठीक है, कुछ समय बाद पृथ्वी ठंडी होने लगती है। वह एक भूपरपट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, भूपरपट्टी बन गई सूखने के बाद में, ठंडी होने के बाद में। ठीक है, अब यहां पर मैं एक लाइन मेंशन कर देता हूं, हल्के पदार्थों व भारी पदार्थों, ठीक है, हल्के पदार्थ और जितने भी भारी पदार्थ थे, इन पदार्थों का जो पृथक्करण हुआ है, पृथक्करण को क्या बोलते हैं, विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विभेदन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। मतलब विभेदन का मतलब होता है पृथक्करण। जब भारी और हल्के पदार्थ का पृथक्करण होता है, वो अलग अलग होता है, तो उसे विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर तो आपकी भूपरपट्टी का निर्माण हो गया ना, पृथ्वी पे भूपरपट्टी बन गई, जो जमीन आपको देखने को मिलती है वैसी जमीन आपको मिल गई। अब होता क्या है, फिर सुनिए, एक बार पुनः होता क्या है, पुनः विभेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि हमारी परपट्टी बन गई, तैयार हो गई, कि पदार्थ जैसे ऊपर थे नीचे थे सब सेट हो गया और हमारी पृथ्वी भी ठंडी हो गई और भूपरपट्टी भी तैयार हो गई, सारा काम हो गया। लेकिन फिर थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ, एक बार पुनः कौन सी प्रक्रिया हुई, विभेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब ये बात समझ में नहीं आई कि विभेदन की प्रक्रिया, क्योंकि विभेदन की प्रक्रिया के अंदर तो फिर से पृथ्वी कौन सी अवस्था में जानी चाहिए, द्रव्य अवस्था में, क्योंकि विभेदन तो तभी होगा हल्के पदार्थ ऊपर भारी पदार्थ नीचे। जब हमारी पृथ्वी ठंडी होकर ही परपट्टी में बदल गई, जो क्रस्ट आपको दिखाई देता है, जो सूखी जमीन आपको दिखाई देती है, तो बन गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पुनः फिर से विभेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, पृथ्वी फिर से द्रव्य अवस्था में चली गई। हुआ ऐसे कि जब हमारी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, तब विभेदीकरण का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। मतलब हमारी पृथ्वी दोबारा से विभेदन या फिर हम कहें द्रव्य अवस्था में जब गई थी, जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रमा के बनने के समय पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ गया और विभेदन की प्रक्रिया से पदार्थ कई परतों में बट गया। अब आपने सुना होगा भूपरपट्टी, क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, मेटल, क्रोड, ठीक है ना, ये तीन भाग फिर बाद में बने। ठीक है, इसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे क्या, एक बार पुनः विभेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ गया और पदार्थों का विभेदन
प्रारंभ हो गया। ठीक है, मतलब यह कि जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तब पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ गया और पदार्थों का विभेदन प्रारंभ हो गया। इस समय पृथ्वी पुनः द्रव्य अवस्था में चली गई। ठीक है, अब द्रव्य अवस्था में जाएगी तभी तो विभेदन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब होता क्या है, चंद्रमा बन गया, अब हमारी पृथ्वी एक विभेदन के बाद में परतों के अंदर बट गई। अब वो परत कौन सी है, देखिए, बाद में पृथ्वी ठंडी होकर परतदार स्थिति में बदल गई। अब वो परतें कौन कौन सी है, पहला एक आपका भूपरपट्टी जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे है मेटल, इसमें मेटल के पार्ट में बदल गई। तीसरे नंबर पे आता है क्रोड। अब देखिए यहां पे जो क्रोड है वो भी दो भागों में बट गई, एक आपका बाह्य क्रोड और दूसरा जो है वो आंतरिक क्रोड। ये दो भागों में क्रोड बट गया, मतलब ये कि हमारी पृथ्वी है ये, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो बन गई भूपरपट्टी, फिर जो बीच का पार्ट है इसको बोल दिया मेटल, और फिर बीच का पार्ट और भी ज्यादा उसको बोल दिया क्रोड। ऐसी कंडीशन में ये बट गई। अब यहां पे जो क्रोड है ना इसके भी दो पार्ट बने, एक आपका बाहरी क्रोड और एक आपका आंतरिक क्रोड। अब ये जो बाहरी क्रोड है ना, ये वाला बाहरी क्रोड ये तो था तरल अवस्था के अंदर, और ये जो था ये था ठोस अवस्था के अंदर, ये भी दो भागों में बट गए। तो इस तरीके से अब आप जो पढ़ते हो ना ये भूपरपट्टी मेटल क्रोड के बारे में तो पढ़ते हो, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे स्थल मंडल का निर्माण हुआ परतों के रूप में। आज हम भूपरपट्टी के बारे में पढ़ते हैं, आज हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं, आज हम क्रोड के बारे में पढ़ते हैं। क्रोड में भी बाह्य क्रोड तरल अवस्था, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था के बारे में आज आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, चलिए यहीं पर अपना स्थल मंडल कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे वायुमंडल, और फिर बात करेंगे जलमंडल की। ठीक है, तो सेकंड नंबर का टॉपिक डाल लीजिए, और यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए सेकंड नंबर का टॉपिक डाल दिया है मैंने, वायुमंडल का विकास। देखिए अगर वायुमंडल की बात करें, जो आपको ऊपर दिखाई देता है पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना के अंदर, अगर शुरुआती समय में जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे देखें तो सबसे ज्यादा दो ही आपको गैस मिलेगी, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। लेकिन अगर मैं पुराने समय में जाऊं तो थोड़ी स्थिति आपको बदली भी दिखेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब पृथ्वी का वायुमंडल शुरुआती समय में देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा आपकी ज्यादा थी। प्रेजेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। वायुमंडल के विकास की तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तीन। पहली अवस्था के अंदर जो कि आदिम कालीन समय था, पुराना समय, वायुमंडलीय गैसों का पहले तो समाप्ति हुई, मतलब जो भी वायुमंडल में गैस थी वो सब कुछ क्या हो गई, नष्ट हो गई पहली अवस्था में। सेकेंड अवस्था में हुआ क्या, पृथ्वी के भीतरी भाग से निकली भाप, जलवाष्प जो है वो वायुमंडल का क्या करती है, विकास करती है। और तीसरी अवस्था में क्या होता है, वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। और इस तरीके से इन तीन अवस्थाओं से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अब मैं पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था को एक बड़े पैराग्राफ में वर्णन करके बताऊंगा कि पहली अवस्था में तो गैसें थी, कौन सी गैस थी, समाप्त हो गई, और फिर कौन सी गैसें आ गई। दूसरी अवस्था में बताऊंगा कि भाप और जलवाष्प ने कैसे वायुमंडल को विकास में सहयोग किया। और तीसरी अवस्था में बताऊंगा कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने एक वायुमंडल की संरचना को बनाने में सहयोग किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, देखिए लिखना क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है।
ठीक है। पहला प्रमुख योगदान तो किसका है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, अब यहीं पर अपनी एक पॉइंट डालेंगे, क्या, वायुमंडल के विकास की 3 अवस्था। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, फिर मैं आपको बड़ा वर्णन करके बताऊंगा। पहली अवस्था, अब पहली अवस्था में मैंने क्या बताया था, पहले शुरुआत में वायुमंडल की जितनी भी गैसें थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, इस अवस्था में वायुमंडल की सभी गैसें समाप्त हो गई। ठीक है, पहली अवस्था में यही हुआ। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, दूसरी अवस्था, इस अवस्था में हुआ क्या, इस अवस्था के अंदर पृथ्वी के भीतरी भाग से भाप निकला और जलवाष्प निकला और वायुमंडल का विकास किया। ठीक है, पृथ्वी से भाप व जलवाष्प निकलकर वायुमंडल का विकास करते हैं। इस अवस्था में पृथ्वी से भाप जलवाष्प निकलकर वायुमंडल का विकास करते हैं। और तीसरी अवस्था मैंने बताया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने क्या कर दिया, संशोधित कर दिया, साफ कर दिया और एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जो जैव मंडल के लिए प्रमुख था, जीवों के लिए प्रमुख था। ठीक है, देखेंगे इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था के अंदर वायुमंडल की संरचना, जैव मंडल, ठीक है, वायुमंडल की जो संरचना है उस संरचना को जैव मंडल, आपका जो जैव मंडल है, इस जैव मंडल के जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। अब ये 3 प्रक्रियाओं से आपके वायुमंडल का क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब इन 3 प्रक्रियाओं को हम एक पैराग्राफ में देखेंगे, कहानी के तौर पे देखेंगे कि भैया पहली अवस्था के अंदर तो गैस ही खत्म हो गई, दूसरी अवस्था में भाप और जलवाष्प निकलकर कहां से निकले बताऊंगा आपको मैं, और वायुमंडल में फैल गया और वायुमंडल का विकास कर दिया। तीसरी अवस्था में तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आ गई। जानते हो ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वही ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अब इन 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब शुरुआती दौर पर हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ कि आपके वायुमंडल का विकास इस तरीके से बना कि हमारी पृथ्वी जो है, प्रारंभ की स्थिति के अंदर वायुमंडल में कौन कौन सी 2 गैसें थी, एक तो हाइड्रोजन थी और एक हीलियम थी, इसकी अधिकता सबसे ज्यादा थी। अब हुआ क्या कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ये हाइड्रोजन हीलियम कहां चली गई। मैंने पहली लाइन आपको पहली अवस्था में क्या बताया था कि पहली अवस्था में बताया था कि हमारी पृथ्वी पे जो भी गैसें थी वो समाप्त हो गई। अब समाप्त हुई कैसे, तो हुआ क्या, जो सौर पवन है, जो सूर्य की जो गर्म हवाएं हैं, ये सूर्य की हवाएं जब हमारी पृथ्वी की ओर चलती है तो हुआ क्या, इस प्रक्रिया से जितने भी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के आसपास जितने भी ग्रह थे उस पृथ्वी के ऊपर, अब हम तो पृथ्वी की बात करें, तो ये सौर पवन जब चली, सूर्य की हवाएं, गर्म गर्म हवाएं चली, तो इस पृथ्वी पे उपस्थित जितनी भी गैसें थी वो आगे की ओर सरक गई। कैसे सरकी, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी पे क्या थे, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये 2 गैसें थी। इन दोनों गैसों की वजह से, हमारे सूर्य की वजह से, ये सूर्य से क्या चल रही है, हवाएं चल रही है गर्म गर्म, तो इसके ऊपर जो गैस थी ना, इसको क्या कर दिया, धकेल दिया आगे की ओर। तो ये जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है ये इस पृथ्वी से बाहर की ओर चली गई, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर गैस का नाश हो गया, मतलब समाप्त हो गई। अब पहली लाइन तो आपको मैंने यही बताई थी, पहली अवस्था तो आपको यही बताई थी मैंने, ठीक है। तो पहली अवस्था में आपको यही लिखना है, क्या लिखना है, देखिए पहली अवस्था में लिखना यह है
प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस थी। ठीक है, सूर्य पवनों के कारण इन गैसों को आगे अंतरिक्ष में धकेल दिया। ठीक है, यह प्रक्रिया, यह सूर्य पवनों ने, ऐसे लिख सकते हो, सूर्य पवनों ने इन गैसों को आगे अंतरिक्ष में धकेल दिया। यह प्रक्रिया सभी ग्रहों पर हुई। ये जो भी हुआ, सूर्य की जो हवाएं हैं, पवन है, सब ग्रहों पर ये हुआ। और हुआ क्या? वायुमंडल, एक नए वायुमंडल का क्या हुआ? विकास हुआ। और एक नए वायुमंडल का विकास हुआ। बोलिए आगे बात समझ में। कहने का मतलब यह है कि भैया प्रारंभ की स्थिति के अंदर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ था ही नहीं। फिर हुआ क्या? सूर्य की जो पवनें हैं, इन जब वेव जब चलती है, हवाएं चलती है, तो ये ग्रहों, ये गैसें जो है, जो कि हाइड्रोजन हीलियम थी, इसको आगे की ओर अंतरिक्ष में धकेल दिया, निकाल दिया पृथ्वी से। और ये क्रिया सब जगह हुई, ये पृथ्वी पे नहीं और ग्रहों पे भी। और एक नए वायुमंडल का क्या हुआ? विकास हुआ। पृथ्वी पहले गर्म थी, विभेदन प्रक्रिया जब चल रही थी, और जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में गैस और जलवाष्प जब हमारी पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो वायुमंडल का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी पहले गर्म थी, पहली बात तो। गर्म के साथ में कौन सी प्रक्रिया चल रही थी? विभेदन प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, अब जब ये गैसें जब जा रही थी ना, उस टाइम पे हमारी पृथ्वी कैसी थी? गर्म थी। और विभेदन, जो मैंने बताया था कि भारी पदार्थ नीचे और हल्के पदार्थ ऊपर, वो विभेदन की प्रक्रिया चल रही थी। और फिर होती क्या है? जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, अब जब पृथ्वी ठंडे होने लगेगी, एक गर्म चीज जब ठंडी होने लगेगी, तो क्या निकलेगा? पृथ्वी से गैस और जलवाष्प बाहर निकलता है। ठीक है, होने लगी तो पृथ्वी से गैस व जलवाष्प बाहर आता है और वायुमंडल का विकास करता है। आगे बात समझ में। मतलब ये कि जब हमारी पृथ्वी गर्म थी, विभेदन की प्रक्रिया चल रही थी, और हमारी पृथ्वी जब ठंडी होने लगती है, तो हमारी पृथ्वी से गैस निकलती है, जलवाष्प बाहर की ओर आता है, और एक नए वायुमंडल का विकास होता है। वायुमंडल के अंदर अब देखो कौन कौन सी गैसें थी। और उस जमाने के अंदर, उस समय हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत ही कम थी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी गैसें थी वायुमंडल में जब बनी थी गैसें, जब हमारा गैस और जलवाष्प बाहर निकल रही थी, तो कौन कौन सी गैसें बाहर निकल रही थी? तो वायुमंडल में एक तो जलवाष्प निकला बाहर, ठीक है, जलवाष्प बना। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी इस वायुमंडल का भाग बनी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपके वायुमंडल के अंदर आया। ठीक है, इसके अलावा आपकी मीथेन गैस भी आई। इसके अलावा आपकी अमोनिया, ये गैस भी आई। समझ में आई बात? अलग अलग गैसें, वह स्वतंत्र ऑक्सीजन, ठीक है, ये स्वतंत्र ऑक्सीजन जो थी, ये थोड़ी कम थी। और इनकी मात्रा कौन सी? जलवाष्प की मात्रा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सर्वाधिक थी। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी? कम थी। तो इस तरीके से आपके वायुमंडल का विकास हुआ। बोलिए आगे बात समझ में। वायुमंडल ऐसे बना। देखिए सीधी सी बात है, गैस, कोई सी गैस का निर्माण तभी तो होगा जब कोई चीज गर्म है और वो ठंडी होगी। हमारी पृथ्वी के ऊपर ये गैसें ऐसे ही बनी है।
जब हमारी पृथ्वी बहुत ही तप रही थी, गर्म गोला था और लिक्विड फॉर्म में था, फिर पदार्थों की छटनी हो जाती है, फिर हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगती है। ठंडी होती तो बहुत सारी गैसें बाहर की ओर निकलती है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे भी बहुत सारा जलवाष्प बाहर की ओर निकलता है, गैसें बाहर की ओर निकलती है। तो इस प्रक्रिया से आपके जलवाष्प, नाइट्रोजन का ठंडी होने की प्रक्रिया से, पृथ्वी के ठंडी होने की प्रक्रिया से इन गैसों का निर्माण होता है और एक नए वायुमंडल का विकास होता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके वायुमंडल का विकास। एक आपका जो आपको दिखाई देता है उस वायुमंडल का निर्माण इस प्रकार से हुआ। अब मैं बात करूंगा आपके जलमंडल के विकास की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, तीसरा पॉइंट डाल दिया है मैंने, जलमंडल का विकास। यह हमारा आखिरी बिंदु है। किस प्रकार से जलमंडल का विकास हुआ है, अब सुनिए। पृथ्वी के भीतरी भाग से जब गैस धरती पर आई, उसे हम क्या कहते हैं, गैस उत्सर्जन। ठीक है, ठीक है, हमारी पृथ्वी के ऊपर गैसें भी आ गई। अब देखिए, जब हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था तो जलवाष्प बाहर की ओर निकलता है और गैसें भी निकलती है। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी ने भी अपना योगदान दे दिया। इसके अलावा जब पृथ्वी के ठंडे होने की बात आती है तो आपका जो जलवाष्प है, जलवाष्प किसे कहते हैं, ऐसा वाष्प जिसमें जल मौजूद हो। तो जब हमारी पृथ्वी ठंडे होने लगती है तो जलवाष्प ठंडा होने लगता है, मतलब संघनन शुरू हो जाता है। फिर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में क्या जाती है, गिरावट आ जाती है। मतलब वायुमंडल है, उपस्थित है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आपका जो जलवाष्प है वो तो पानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, आपके तापमान में गिरावट आएगा पानी की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तापमान में क्या जाती है, गिरावट आ जाती है। अब होता क्या, जैसे तापमान में गिरावट आती है तो जो जलवाष्प गैसीय अवस्था में है वो जलीय अवस्था में चली जाती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब हमारी पृथ्वी पर जितने भी गड्ढे हैं उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढे थे, और बन जाता है एक महासागर। ठीक है, तो इस तरीके से महासागरों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने, अर्थात महासागर जो है वो 400 करोड़ साल पुराने हैं और 380 साल पहले जीवन उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जलमंडल बना। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे वो देख लीजिए। लिखेंगे कैसे, सुनिए। पृथ्वी के भीतरी भाग से लिखेंगे, पृथ्वी के भीतरी भाग से क्या निकलता है, एक निकलता है, कई तरह की गैसें निकलती है और उस गैसों को बोलते हैं गैस उत्सर्जन। ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें निकलती है जिसे गैस उत्सर्जन या उत्सर्जन गैस कहते हैं। ठीक है, अब गैसें बाहर की ओर निकलती है, गैस उत्सर्जन हो गया। अब ज्वालामुखी विस्फोट कर लेते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से भी जलवाष्प और गैसें निकलती है। ठीक है, ज्वालामुखी के विस्फोट से गैसें व जलवाष्प निकलती है। अब देखो यहां पर भी पृथ्वी के भीतरी भाग से क्या निकल रही है, गैस। यहां ज्वालामुखी है, इसके विस्फोट से भी क्या निकल रहा है, गैस और जलवाष्प। मतलब पूरा वायुमंडल गैस और जलवाष्प से क्या हो गया, भर गया। अब होता क्या है, पृथ्वी के ठंडे होने से, अब जब हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगती है जलवाष्प संघनित होने लगता है। बोलिए आगे बात समझ में। पृथ्वी के ठंडे होने से जलवाष्प किसे कहते हैं, एक ऐसी वायु गर्म वायु जिसमें पानी मौजूद है। ठीक है, तो जलवाष्प भी क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। आगे बात समझ में। अब सुनिए, वायुमंडल में, अब आपका जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अब आपके वायुमंडल में क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है
पानी के संपर्क में आती है, क्योंकि जलवाष्प पहुंच गया वायुमंडल के अंदर, तो जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से या फिर हम कहें जलवाष्प से मिलती है, ठीक है, या फिर हम कहें जल से मिलती है, पानी में घुल जाए, ये छोड़िए जलवाष्प नहीं, जब पानी में घुल जाती है, पानी में घुल गई, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल गई, तो तापमान में क्या आ गया, गिरावट आ गया, ठीक है। तो तापमान में गिरावट आ जाती है। अब जब तापमान में गिरावट आ गई तो धरातल पर क्या प्रारंभ हो जाती है, वर्षा। तब धरातल पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। पृथ्वी के बड़े बड़े गर्त भर पानी से भर जाते हैं और महासागरों का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, इस तरीके से आपके जल मंडल का विकास हुआ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखना इस चीज को, अभी और आगे मैं बताऊंगा आपको। यहां तक समझ आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती स्तर पर मैंने बता दिया था आपको कि हमारी पृथ्वी के ऊपर सारी गैसें समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद में आपके गैस के समाप्त होने के बाद में जो तापमान है या जलवाष्प है उनकी स्थिति का बनना प्रारंभ हो जाता है। तीसरी अवस्था मैंने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को डाला था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हो जाती है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, यही मैं बताना चाहता कि जलमंडल के बाद में इस जलमंडल के विकास के अंतर्गत आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई है, ये आपका मुख्य बिंदु है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पृथ्वी पर ऑक्सीजन में क्या हुई है, बढ़ोतरी। आगे बात समझे, तो ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये आखिरी अवस्था भी थी, ठीक है। ये आखिरी अवस्था मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से हमारा प्रकाश संश्लेषण हमारी पृथ्वी को ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है। महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो जाते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व ही भर गई थी, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गई थी। अब ऑक्सीजन जब वायुमंडल में पहुंच जाती है तो महासागर संतृप्त हो जाता है, बार बार वर्षा होने लग जाती है। तो इस तरीके से आपके जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल का विकास होता है। लगभग 250 से लेकर 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो विकसित हो गई थी। प्रारंभ में जीवन जो है वो महासागर में ही था, क्योंकि स्थल मंडल पर ऐसा कोई जीवन मौजूद नहीं था, केवल महासागर के पानी में ही जीव मौजूद थे। और इसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने ऑक्सीजन का क्या किया, निर्माण किया। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक जो है, पृथ्वी का उद्भव जो है किस प्रकार से हुआ है, मैंने बता दिया आपको। हमारी पृथ्वी का उद्भव जो है वो एक स्थल मंडल के तौर पर हुआ है, सेकंड नंबर पे जल मंडल के तौर पे हुआ है, और तीसरा नंबर है वायुमंडल के तौर पे हुआ। मतलब ये तीन मंडल ही हमारी पृथ्वी के विकास में सहयोग करते हैं। इस तरीके से हमारी पृथ्वी का विकास हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।